जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है आपके अपने दास ग्रुप एजुकेशन में। मेरा नाम है कुंदन और आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 के जो कि है साइंस के, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आप लोग के फाइनल एग्जाम, ठीक है, फाइनल जो कि आप लोग का एग्जाम होने वाला है उसमें जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि है रहने वाला है। ठीक है, देखिए आप लोग का जो कि एग्जाम 17 तारीख से शुरू होने वाला है, ठीक है, और 18 और 19 3 दिन चलेगा। ठीक है, तो 3 दिन में जो कि है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक है, ना ही 3 दिन के लिए नहीं, आप लोग अभी 7 में जाओगे, 8 में जाओगे, 9 में जाओगे, यहाँ तक कि 10 में भी आप लोग जाओगे। ठीक है, तो हमेशा के लिए सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इन 3 दिन के साथ साथ आने वाले 3-4 साल गर्दा मचाना है और आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, तो देखिए फिलहाल तो हम लोग जो नज़दीक है उसकी बात करते हैं, बाकी 10-9 क्लास में तो आप लोग जाओगे ही। देखिए 17, 18, 19 को जो कि आप लोग की एग्जाम है, तो उस विषय में हम लोग जो कि है SST का वीडियो जो कि आप लोग का अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो साइंस का जो कि है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हम लोग लेकर आ चुके हैं और इससे जो कि मोस्ट प्रश्न आप लोग के एग्जाम में भिड़ेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग जो कि 17, 18, 19 3 दिन जो कि है हम लोग जो कि है और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे और उन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो आप लोग जो एग्जाम 1 नंबर जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हुई जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो मेरे बारे में या फिर यूट्यूब चैनल के बारे में, तो नीचे जो कि डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सअप का जो कि लिंक है वहाँ से आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हो, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चलिए फटाफट पहले हम लोग पहले प्रश्न की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे है कि पारदर्शी वस्तुएं, ठीक है, पारदर्शी वस्तुएं किसे कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है, तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश पूरी तरह पार हो जाती है। ठीक है, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश जो कि है जिनसे होकर प्रकाश पूरी तरह पार हो जाती हैं और दूसरी ओर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे पूछेगा अपारदर्शी वस्तुएं, तो सेम टू सेम इसका उल्टा कहना। ठीक है, वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरण पार नहीं हो सकती है, ठीक है, और ना ही वस्तुएं साफ साफ दिखाई देगी, उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए कांच, स्वच्छ पानी, हवा आदि, ये सब पारदर्शी वस्तुएं हैं। और अपारदर्शी वस्तु जैसे हो गया कुर्सी, ठीक है, दीवार, ईटा, ये सब हो गई जो कि है आर पार आप लोग नहीं देख सकते हो और न ही प्रकाश पार हो सकता है, तो इस प्रकार की वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी वस्तु। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न हम लोग का है परावर्तन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जब प्रकाश की किसी सतह से टकरा कर उसी माध्यम में, ठीक है, जब प्रकाश किसी सतह से टकरा कर, मान के चलिए एक सतह है और यहाँ से टकरा कर प्रकाश उसी माध्यम में, ठीक है, उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। उदाहरण दर्पण में हमारी छवि का दिखने, जैसे हम लोग दर्पण में जाते हैं जैसे हमारी छवि दिखती है, तो वह कैसे होता है, वह दर्पण में जो कि है परावर्तन के कारण दिखाई देती है। आप लोग आगे जाओगे तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन 10 क्लास में जो कि है पढ़ोगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में प्रश्न है अमीषा की ऊंचाई 1.65 मीटर है। ठीक है, 1.65 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या होगी। तो देखिए उसकी ऊंचाई याद करना होगी सेंटीमीटर में। जैसे आप लोग को पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 100 से गुना कर देंगे, अतः 1.65 मीटर बराबर 1.65 मीटर, बिल्कुल। और उसको हम लोग इंटू करेंगे यानी कि गुना करेंगे 100 से, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसका उत्तर हम लोग आएगा 165 जो कि है सेंटीमीटर। सिंपल आप लोग को क्या करना पड़ता है, जब भी 100 से गुना करोगे तो जो पॉइंट रहता है वो हट जाता है। ठीक है, तो 165 किलोमीटर हो जाएगा आप लोग का, माफ़ कीजिए 165 सेंटीमीटर हो जाएगा, किलोमीटर नहीं सेंटीमीटर इसका उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग को याद रखना है कि 1 मीटर में जो है कितना जो है सेंटीमीटर होता है, बाकी प्रश्न आप लोग बना लोगे। नेक्स्ट प्रश्न चौथा नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि सरल रेखीय गति किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में, ठीक है, मान के चलिए आप है, ठीक है, आप सीधी रेखा में चलती हैं, ठीक है, सीधी रेखा में चलते हैं तो गति करती हैं, तो इसे सरल रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण सड़क पर सीधी कार का चलना, ठीक है, सड़क पर सीधी साइकिल का चलना, सड़क पर सीधे बाइक का चलना, बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो। ये हो जाएगा आपका सरल रेखीय गति, जो सरल मतलब सीधा चले और एकदम अपनी रेखा में चले, जो रेखा होती है उसको भटके ना, एकदम रेखा में चले। जैसे आप लोग चल रहे हो, पढ़ाई की रेखा में चल रहे हो, ना भटक रहे हो ना किसी को भटकने दे रहे हो। 5 नंबर का प्रश्न आप लोग देखते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न आप लोग का है आवर्ती गति। ठीक है, आवर्ती गति किसे कहा जाता है या फिर किसे कहते हैं, तो जब कोई वस्तु निश्चित अंतराल के बाद, ठीक है, जब कोई वस्तु निश्चित अंतराल के बाद अपनी स्थिति दोहराते हैं, तो इस प्रकार की जो कि
इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मान के चलिए एक जो कि है घड़ी है, घड़ी का जो कि है यहाँ पे पेंडुला है, तो देखिए ये एक बार इधर जाएगा, फिर एक बार जो कि इधर आएगा, फिर इधर जाएगा तो इधर जाएगा, तो इसे आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए जाए है घड़ी का पेंडुलम झूला। झूले में भी आप लोग एक बार ऐसे जाते हो फिर वापस आते हो, जाते हो फिर वापस आते हो, तो उसके आवर्त गति कहते हैं। जैसे मान के चलिए आप टहलने निकलते हो, ठीक है, तो एक रास्ते में सीधे जाते हो फिर उसमें वापस आते हो, फिर सीधे जाते हो फिर वापस आते हो, तो ये भी आप लोग जो है आवर्त गति हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 6ठा नंबर का प्रश्न आप लोग का कुछ इस प्रकार का है, देखिए अपारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो वस्तुएं प्रकाश को अपनी अंदर से गुजरने नहीं देती उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण लकड़ी, दीवार, पत्थर आदि जो कि है अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हो जाएंगे। तो 6 नंबर का प्रश्न, इसको तो हम लोग ने पहले कर लिया था, फिर भी एक बार रिवीजन हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 में देखिए 2.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो अतः 2.5 किलोग्राम को हम लोग 1000 से गुना करेंगे, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने वैसे किया था। ठीक है, तो 2.5 इंटू 1000 को करोगे तो 2 इसकी 0 आगे लग जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो 2500 ग्राम आप लोग का जो कि उत्तर निकल के आएगा। इस प्रकार के प्रश्न मैं ज़्यादा करा रहा हूँ, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना आपकी जो कि है एग्जाम में इस बार अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो कि आप लोग करना है किलोग्राम, ग्राम, ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर क्यूब, इस सब के जो कि आप लोग को पता रहना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, क्योंकि इसके प्रश्न आते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं आते, 1-2 ही आएंगे लेकिन आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कि घूर्णन गति किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई वस्तु अपनी ही अक्ष, ठीक है, एक्सिस पर घूमती है तो इसे घूर्णन गति कहते हैं। उदाहरण पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना। ठीक है, घूर्णन गति मतलब जो गोल होता है, गोल वस्तु घूमते हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग घूर्णन गति कह सकते हो। जैसे मान के चलिए यहाँ पे जो कि है कोई वस्तु आप ही जो कि घूमोगे, ठीक है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेंगे तो उसको घूर्णन गति कहते हैं। बाकी पृथ्वी भी घूमती है तो उसको भी घूर्णन गति आप लोग कह सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पे आप लोग का है समय। ये एकदम लॉलीपॉप सवाल है। समय का मात्रक क्या है। देखिए समय का मात्रक सेकंड है। बाकी आप लोग जो कि और भी चीज़ का जो कि है मात्रक याद रखना, समय का, उसके बाद जो कि आप लोग का है मीटर का मात्रक, सेंटीमीटर का मात्रक, ये सबसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, सेकंड होता है जिसे एस से सूचित करते हैं। ठीक है, किसे सूचित करते हैं तो एस से सूचित करते हैं, ये भी आप लोग को याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए 10वां नंबर का प्रश्न आप लोग का है कि मछली के शरीर पर पंख क्यों होते हैं। ठीक है, जो मछली के शरीर है उसमें देखिए छोटे छोटे पंख होते हैं, तो क्यों होते हैं, तो उत्तर यहाँ पे है मछली के शरीर पर पंख होते हैं। ठीक है, पंख फिन होते हैं, पंख को फिन भी कहते हैं, जो उसे पानी में तैरने, दिशा बदलने और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, देखिए जब कोई पक्षी हवा में उड़ता है तो उसको पंख चाहिए, क्योंकि हवा में उड़ने के लिए पंख चाहिए, वैसे पानी में भी तैरने के लिए छोटे छोटे पंख चाहिए, ताकि वो अपने संतुलन को जो बनाए रखे। ठीक है, पानी में आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे पंख की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है कि हड्डी टूटने पर क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। ठीक है, जब हड्डी टूटे तो आपको या किसी को भी क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए जिसकी हड्डी टूटेगी उसकी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, हिलाने डुलाने से बचें और टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखें। ठीक है, जो हड्डी है उसको हिलाए नहीं और उस हड्डी को सावधान रखें, आराम करें। आप आराम करोगे तो हड्डी को भी आराम मिलेगा। प्रभावित स्थान पर ठंडा सेक करें। ठीक है, ठंडा सेक करें या फिर बर्फ़ से उसको जो कि रगड़ें, ताकि सूजन कम हो जाए। ठीक है, सूजन ना हो, दर्द कम हो। तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ और एक्सरे करवाएँ, ताकि पता चले कि जो चोट लगी है हड्डी टूटी है वो थोड़ी बड़ी है या छोटी है। प्लास्टर या प्लांट का उपयोग करें। इन सभी का उपयोग से जो कि है सावधानियाँ बरतनी चाहिए। उसके बाद देखिए ज़्यादा दर्द होने पर डॉक्टर की सलाह से दर्द निवारण दवा ले सकते हैं। अगर ज़्यादा दर्द आपके हाथ में होगी या फिर जहाँ हड्डी टूटी वहाँ पे, तो आप डॉक्टर की सहायता से यानी कि डॉक्टर की सलाह से आप दवा ले सकते हैं, जिससे आपकी जो कि है दर्द थोड़ी कम होगी और उसका निवारण होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है, उपास्थि क्या है। ठीक है, तो देखिए उपास्थि जिसे कार्टिलेज एक लचीला, मुलायम और चिकना उत्तक होता है। ठीक है, तो आपको जब भी पूछे कि उपास्थि क्या है तो एक उत्तक है। ठीक है, टिश्यू होता है जो हड्डियों के सिरे पर पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं तो हड्डियों के सिरे में पाए जाते हैं और जोड़ों को घर्षण से बचाने में मदद करते हैं।
ठीक है। इनका कार्य भी यहाँ पे बताया गया है कि जोड़ों को घर्षण से बचाने के लिए जो कि है यह कार्य करता है। यह कान, नाक और श्वास नाली में भी पाया जाता है, ठीक है। तो यह कान में भी होता है, यहाँ पे देख सकते हो, कान, नाक और श्वास नाली, जहाँ से आप क्या बोलते हो उसको, वायु को जो कि ग्रहण करते हो नाक से, उसको श्वास नाली कहा जाता है, ठीक है। कान, नाक और श्वास नाली में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का है कि केंचुआ किस प्रकार चलता है, ठीक है। तो केंचुआ अपने शरीर में मौजूद, ठीक है, जो केंचुआ होता है उसके शरीर में, अपने शरीर में जो कि मौजूद होता है लचकदार पेशियाँ और छोटे छोटे बालों, सेटों, जिसे बालों को जो कि सेटों कहा जाता है, की मदद से आगे बढ़ता है। यह अपने शरीर को संकुचित और प्रसारित करके रेंगने की क्रिया करता है, ठीक है। ऐसे क्रिया करता है और इस प्रकार जो कि यह आगे बढ़ता है केंचुआ, ठीक है। इस प्रकार जो कि सांप भी गति करता है, यानी कि आगे बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न आप लोग यहाँ पे है, पक्षी किस प्रकार उड़ पाती है। जो पक्षी होती है वह किस प्रकार उड़ पाती है। तो देखिए, पक्षियों के हल्के एवं खोखले हड्डी वाले शरीर, पंखों का विशेष आकार और शक्तिशाली उड़ान पेशियाँ उन्हें उड़ाने में मदद करती है, ठीक है। इसके अलावा उनके शरीर में वायुगतिकीय आकार भी उड़ान में सहायक है। उनमें जो कि है कुछ विशेष प्रकार का एक वायु गतिकाय किया होता है, ठीक है, जिससे जो कि उनको वायु में गति करने में या वायु में उड़ने में जो कि सहायता प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 15 नंबर का प्रश्न आप लोग का है, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, ठीक है। जो पौधे होते हैं वो भोजन कैसे बनाते हैं। तो देखिए, पौधे सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण, इसको फोटोसाइंथेसिस की क्रिया भी कहते हैं, कि प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है VVI, क्योंकि जो क्लास 6 है उसमें जो कि है साइंस का जो कि शुरुआत है फोटोसाइंथेसिस, जिसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, वहीं से होता है। तो इस चैप्टर से या फिर यहाँ से प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं हम लोग। तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का 16 नंबर का प्रश्न है, जंतुओं और पौधों में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो जंतु और पौधों में अंतर पूछा गया है। देखिए, अंतर पूछेगा ही पूछेगा, 1-2 अंतर पूछे, लेकिन पूछे तो या तो 3 मार्क्स में पूछेगा या 5 मार्क्स में पूछेगा, तो घबराना नहीं है। जंतु और पौधों में जो कि आप लोग को 2-2, 3-3 अंतर बता देना है, उससे आप लोग के मार्क्स जो कि है निश्चित होते हैं कि ये सही होंगे, ठीक है। पौधे देखिए स्वपोषी, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, यानी कि वो स्वपोषी होते हैं, ठीक है, और स्वयं भोजन बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जबकि जंतु परपोषी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, परपोषी होते हैं और भोजन के लिए अन्य पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो कि परपोषी होते हैं, परपोषी वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हरे पेड़ पौधे यानी स्वपोषी पर ही निर्भर रहते हैं। इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 में देखिए, प्रश्न संख्या 17 है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स नहीं, 2 या 3 मार्क्स में का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। 2 या 3 मार्क्स में प्रश्न पूछा जाएगा। जल जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन इसकी कमी से सूखा, जल संकट और कृषि प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए जल जो कि है संरक्षण आवश्यक है। उसके बाद देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, वनों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन, भूमि कटाव, वन्य जीवों का विनाश और ऑक्सीजन की कमी, ये सभी जो कि है हानि हो सकते हैं, किसे, तो वनों की कटाई से। चलिए अब हम लोग जो कि है नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर का प्रश्न है और ये आप लोग का अंतिम प्रश्न रहने वाला है। प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो देखिए, जब वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता से धरती का तापमान बढ़ता है तो इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सिंपल, जब वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता से धरती का तापमान बढ़ता है तो इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस यानी कि आप लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन ले सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन तो कम लेकिन थोड़ा मोड़ा ले सकते हो। तो इस प्रकार के जो गैस होते हैं उनसे जो कि है ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को जो कि ये वीडियो बहुत ही जो कि है अच्छी लगी होगी। इसमें जो कि हम लोगों ने 19 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न किए, इसमें से जो कि अधिकतम प्रश्न आप लोग को आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब से आप लोग जो है डेली वीडियो यानी कि रोज़ वीडियो आएगा, तो प्रतिदिन वीडियो को देखें और सभी जो कि चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, ताकि आप लोग जो कि अच्छी तरह से नंबर से पास हो सके और 7 क्लास में जा सकूँ। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद।